बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अजीजुल्लाह खान और आप देख रहे हैं जुर्म व इंसाफ। अच्छा नाजरीन, बहुत अजीब बात है, पाकिस्तान बने 75 साल हो गए और जब भी कोई हुकूमत आती है वो एक ही बात करती है जी, थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। तो आज हम सिर्फ थाना कल्चर पे बात करेंगे कि ये थाना कल्चर है क्या और क्यों चेंज नहीं होता जी। मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि जो थाने का बुनियादी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पुलिस का, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो देखा जाए तो वो एक वो थाना है। जब भी किसी साइल के साथ, जब भी किसी मजलूम के साथ कोई ऐसा हादसा होता है, डकैती होती है, चोरी होती है, उसके साथ जुल्म होता है, तो वो सबसे पहले थाने पे पहुंचता है। अब थाने पे जैसे ही जाता है तो उसे एक बंदा पहले तो गेट पे मिलता है जी, जो संतरी वहां खड़ा होता है गेट पे। पहले वो पूछेगा, उसका रवैया बड़ा अजीब सा होगा कि किधर आया अभी तू। फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको मुहर्रिर थाना नामी एक चीज मिलेगी, जो सामने आपके बिल्कुल सामने, पहले तो जो पुराने थाने होते बिल्कुल सामने कमरा होता था जी, वहां बैठ के मुहर्रिर साहब और उसके इर्द गिर्द काफी रजिस्टर पड़े होते थे और उस पर कुछ लिख रहे होते हैं, साथ में दो तीन और लोग भी बैठे होते हैं और उनके साथ कुछ मजलूम उस बंदे जैसे जो एफआईआर दर्ज कराने या रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए है, वहां वो बैठे हुए हैं। अब थाना मुहर्रिर जो हैं वो बड़े आराम से बैठे लिख रहे हैं, वो तवज्जो ही नहीं करते आपकी तरफ कि आपको, वो पूछते नहीं है कि आपने करना क्या है। तो यहां से स्टार्ट होता है उस थाने कल्चर का एक बुरा इम्पैक्ट जो एक आम आदमी के लिए है। फिर अब होता क्या है जी कि वो आदमी जो आम आदमी है वो किसी ऐसे बड़े आदमी को लेके साथ जाएगा, वो पुलिस का टाउट है या कोई ऐसा आदमी है जिसकी दोस्ती है उस एसएचओ से या मुहर्रिर से, फिर उसके साथ जाके वो बैठ के बात करेगा और फिर उसका काम होगा। और वो कैसे होगा ये हम आगे चल के बात करेंगे। अच्छा नाजरीन, हुआ ये, आप देखें कि गवर्नमेंट्स आई, ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह आया, कितना बड़ा मार्शल्लाह था और उनका कंट्रोल रहा इतने साल, पर यह थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, ये थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। फिर आप देखें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई जिसमें बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी, ये थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। फिर मुशर्रफ साहब का माशाल्लाह, आप देखें कि इतने साल, कितना, अगर वो चाहते तो ये सब कुछ चेंज कर सकते थे, पर थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब ने वादे किए, थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर कमाल ही कर दिया ना जी, वो जब भी आते हैं वो ही कहते हैं जी थाना कल्चर चेंज होगा। तो ये थाना कल्चर चेंज नहीं होगा। तो ये थाना कल्चर कैसे चेंज होना चाहिए, ये थाना कल्चर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आज नाजरीन हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। और इसमें बड़ी वजूहत है कि कही जा सकती हैं थाने पे कि जी फंड्स की कमी है, वहाँ नफरी की कमी है। फिर आप इसी को ले लें कि थाने पे जो करप्शन होती है, क्या वो करप्शन तो नहीं हो सकती ऐसी कि जी करप्शन की वजह से थाना कल्चर चेंज नहीं होता, कि मुलाजमीन को वो फंड्स नहीं दिए जाते जिसके वो हकदार हैं, तफ्तीश के लिए जो फंड्स चाहिए उसके वो हकदार हैं। तो देखें, अगर हम ये सारा कुछ करेंगे, इसको समअप करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी कि थाना कल्चर चेंज नहीं होता। तो नाजरीन, यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और उसके आने के बाद फिर आपसे बात करेंगे कि थाना कल्चर क्या है और उस पर क्या होना चाहिए जी। अच्छा नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे थाना कल्चर की, कि इतने साल हो गए, 75 साल हो गए जी, हमारा थाना कल्चर चेंज क्यों नहीं हुआ। इतनी हुकूमतें आईं, जैसे कि मैंने वो गिन गिन के आपको सुनवाई जी, फलां हुकूमत, फलां हुकूमत, फलां हुकूमत, और उसमें बड़े तगड़े मार्शल्लाह जिसमें डिक्टेटर थे, वो भी इस थाने को ठीक नहीं कर सके, ना ही इन पुलिस वालों को ठीक कर सके। तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो आज इस सिलसिले में हमने दावत दी है जी जनाब आसिफ रजाक साहब को। ये एसएसपी हैं और ये मेरे बैचमेट भी हैं। अभी ये भी मैं बता दूं आपको, कराची से इनका ताल्लुक है। और उनके साथ हैं जी जैन कुरैशी साहब, आप एडवोकेट हैं और साइबर क्राइम पे ये ज़्यादा करते हैं और एक्सपर्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह बहुत अच्छे ला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जैन साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जी इतनी सदियां बीत गई जी, 1861 का कानून, पुलिस रूल्स और उसके बाद थाना कल्चर, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा सर, वजह क्या है।
देखिए, जब भी आप थाना कल्चर की बात करेंगे तो इसमें तब्दीली के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिकल इंटरवेंशन को खत्म करना होगा। जब आप पॉलिटिकल इंटरवेंशन को खत्म कर लेंगे तो तभी आप अपने थाना कल्चर को बेहतर कर सकते हैं। आप एक एक नॉर्मल जो है, कोई आप बाहर निकल के एक एनालिसिस भी ले सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं पुलिस स्टेशन जाने में, जिनको बगैर किसी डर और खौफ के आप समझते हैं कि वो पुलिस स्टेशन आराम से जा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, दरखास्त जमा करा सकते हैं। जो एक आम तासुर है पब्लिक के अंदर, वो क्या है? तो इसमें बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा कि आपको अपने पूरे सिस्टम के अंदर तब्दीली लानी होगी। आपको एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जहां पे एक आम शहरी जो है वो जाएगा, वो दरखास्त देगा, उसकी दाद रसी होगी, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पुलिस स्टेशन में डील आउट किया जाएगा। और जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा तभी आपके थाने कल्चर के अंदर तब्दीली आएगी। और उसमें जो सबसे पहला सिस्टम है वो भर्ती का सिस्टम है, आपको वो तक उसमें तब्दीली लानी होगी। उसके बाद जो ट्रेनिंग है पुलिस की, उसमें आपको बेहतरी लानी होगी। ट्रेनिंग्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो ये ट्रेनिंग ये है कि आपने जनरल पब्लिक को कैसे डील आउट करना है, उनकी बात को कैसे सुनना है, आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है, आपने एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये ऑब्वियसली जो पुलिस की जॉब है ये बड़ी हैक्टिक जॉब होती है। इसके लिए भी आपके लिए काउंसलिंग पुलिस को प्रॉपर देना बड़ी जरूरी है। और पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी, मैंने इसलिए बात स्टार्ट की थी वहां से कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि बहुत सारी जो लोग होते हैं वो सिफारशी जो है बेसिस के ऊपर जो है वो तबादले करवा लेते हैं। और पॉलिटिकल इंटरवेंशन इसलिए ज्यादा होती है कि आमतौर पे देखा ये गया है कि जब भी आप कहीं थाने की बात करते हैं तो वहां पे ये नजर आता है कि जो कोई पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपनी मर्जी के आके काम बाज औक़ात इनसे प्रेशराइज इनको करके अपने करवा लेते हैं। और या फिर होता है कि अपनी जो है वो मर्जी से जो है वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स करवा दी जाती है, अच्छा जिसकी वजह से। जैन साहब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अच्छा सर, ऐसा है कि ये कौन करेगा? बात जी तो ये हो रही है कि जी ये तो बात आपने बता दी कि जी सियासतदान जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, थाना कल्चर, थाने पे अपने एसएचओज लगवाए जाते हैं, इसी तरह पटवारी अपने लगवाए जाते हैं, डीएसपी भी एमपी एमएनए की मर्जी पे आते हैं। तो ये जी कौन करेगा जब आपके सियासतदान जो बेसिक आपको आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक तरफ वो अपोजिशन में होते हैं सर, दूसरी दफा आ जाते हैं वो हुकूमत में। हुकूमत में आने के बाद वो सारी बातें भूल जाते हैं जो अपोजिशन में वो कर रहे होते हैं, और वो अब आ गए। तो चेंज इसको कौन करेगा? मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहूंगा सर कि हम क्या करेंगे ये हमारा कल्चर चेंज हो। सर, देखें, बात यह है कि सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। अकाउंटेबिलिटी के अंदर लाने से मुराद मेरा ये है कि जो भी एक अफसर है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो मेरिट के ऊपर भर्ती करे, वो भी अकाउंटेबल हो। जिसकी ये ड्यूटी है कि वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मेरिट पे करे, उसके ऊपर भी कोई शख्स बैठ के उसकी अकाउंटेबिलिटी करे। और जब भी ये अकाउंटेबिलिटी की जो सिस्टम की जब जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो यहाँ पे इशू आते हैं। यहाँ पे आपको फेयरनेस इन द सिस्टम लाने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपके पास मौजूदा लॉज मौजूद हैं उन्हीं को अगर आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा लें तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप पुलिस सिस्टम में आप कहते हैं कि जी ये कैसे होगा, इसके लिए एक जो पॉलिटिकल विल है वो शो करनी होगी। देखिए, जो भी सियासी पार्टी आती है, अगर वो पुलिस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहे, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि पुलिस के अंदर हम सिर्फ इस बात पे आ जाते हैं कि जितना भी ध्यान दिया जाता है वो रिकवरी की तरफ दिया जाता है। जी ऐसा ही है। जो एक आईओ है उसकी सारी तवज्जो रिकवरी की तरफ होती है। कि कभी आपने ये देखा है कि इनकी इनकी कभी ट्रेनिंग इस चीज की तरफ करवाई गई हो कि आपने फोरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, आपने किसी तफ्तीश का जो मौजूदा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ कैसे उसको आपने कंप्लीट करना है। जो आपके पास मौजूदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल इनको सिखाया जाए। इनको जो बुनियादी तौर पे जो सहूलियात हैं वो बेहतर तौर पे दी जाएं। फिर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम आए वो सबसे पहले ये आके कोशिश करे कि विद इन द पुलिस जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा जैन साहब, इस पे सर हम दोबारा आएंगे, पहले क्योंकि हमारे साथ आसिफ रजाक साहब हैं, हम इसी पे उनसे भी सवाल करेंगे कि आसिफ साहब आप ये बताएं, जो पहले मैंने क्वेश्चन किया है कि जी जैसे जैन कुरैशी साहब ने कहा कि सियासत इन्वॉल्व है, ये कैसे ठीक होगी? सियासत कैसे होगी आसिफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आजिज खान साहब। बिल्कुल जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सियासत में इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये 1861 का कानून है
और ये अब तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये किस मकसद से बनाया गया था और अब इस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्यों नहीं नया कानून बनाया जा रहा है, या क्यों नहीं नया कानून हमारे जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, जो बना सकते हैं, जिनका काम है बनाना। और इसमें थाना कल्चर तब्दील होने की करीब करीब कोई भी सूरत हाल नजर नहीं आती। इसलिए कि अगर आप देखें थाना पुलिस के अंदर जो अपॉइंटमेंट का जो एक सिलसिला था, वो शुरू से 3 हिस्से हैं। एक कमीशन अफसर, एक जो है जिस तरह एएसआई से आते हैं वो डीएसपी तक, एसपी तक, और एक सिपाही से शुरू होते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो हमारे कमीशन अफसर आते हैं, बेसिकली वो नहायत पढ़े लिखे और हर लिहाज से बेहतर लोग होते हैं, कि उनका एक्सपोजर भी उनके तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, तो ज़्यादा पब्लिक में वो उनको पजीराई मिलती है। जबकि काम करने वाले जो सिपाही और हेड कांस्टेबल हैं या उनसे ऊपर जिस तरह आते हैं वो, तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर एक आदमी 12 घंटे दुनिया में किसी जगह कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जो पुलिस वो कर रही है, अगर 12 घंटे करती है तो उसमें उसको फैसिलिटीज दी जाती हैं, या तो उसको जो है ओवर टाइम दिया जाता है या दीगर फैसिलिटीज दी जाती है। हमारे पास बेसिकली होता ही है कि आपने पुलिस में अपॉइंट हो गए, आपको उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग या 9 महीने की ट्रेनिंग मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है, उसको जैसे तैसे वो करप्ट माहौल में ट्रेनिंग दे के आपने उसको कानून से ज्यादा करप्शन करने का तरीका बता दिया। अच्छा नहीं आसिफ, अब अच्छा जो मेरी मेरी बात सुने। बात ये हो रही है कि जी सियासतदान, अभी हम इसको अगर फोकस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रेनिंग पे और उनकी प्रॉब्लम्स पे हम बाद में आ जाते हैं, तरतीब वाइज चलते हैं। तो जो बिल्कुल सियासी ऐसे ठीक है। इन्वॉल्वमेंट है आपका कराची में, तो खैर बहुत ज्यादा है। मैं भी क्योंकि रहा हूँ थोड़ा सा उसके सिंध पंजाब बॉर्डर के नजदीक, वहाँ पंजाब से कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट सिंध पुलिस में सियासतदानों की होती है। वहाँ डीपीओज उनकी नहीं, मर्जी से इसमें लग रहे ऐसा होते हैं, इवन आईजी तक भी वहाँ मर्जी से लगते हैं। तो क्या नहीं नहीं अगर हम इनको इस सियासतदान इसमें मुदाखलत कम कर दें, अपनी मर्जी के एसएचओज मत लगवाएं, डीएसपी मत लगवाएं, तो क्या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा महकमा, ये जो पुलिस कल्चर है, ये ठीक हो जाए? मुझे इस बात का जवाब दें। आप पहली तो बात ये देखें ना, क्या आईजी साहिबान या डीआईजी साहिबान या डीपीओ साहिबान बगैर किसी सियासत के लगते हैं? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं इतने लंबे अरसा सर्विस के बाद, तो मेरा ख्याल है वो उसका जवाब आप खुद ही देंगे, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, पुलिस जो है ना एक सिविल इदारा है, वो सियासतदानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब इसमें सियासतदान सब मिलके, कोई एक पार्टी नहीं, और उसमें तमाम पार्टीज मिलके एक तय कर लें कि जनाब हमने पुलिस को एक जो क्या इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है, कि अपने मुखालफिन के खिलाफ हमने केस बनाने हैं, उनको पकड़ना है, उनको थ्रेट करवाना है। क्योंकि आप जानते हैं पुलिस अफसर और वकील के वकालत के दो ऐसे शोबे हैं जो कानून से खेलते हैं, और उनको मालूम है कि कौन कौन से किस तरीके से जो है बनाया जाता है एक केस, और किस तरीके से तंग किया जाता है। तो वो सियासतदान पहले तो एक इस बात पे आए ना, वरना तो आप देखें अगर पुलिस को निकाल दें तो कौन सी हुकूमत कामयाब हो सकती है। और जनरल पब्लिक के हवाले से थाना कल्चर, जैन साहब ने कहा, जैन साहब अगर मुझे नहीं है कि कौन से प्राइवेट हैं या क्या, लेकिन मैं बीइंग एसपी, एक रिटायर्ड एसपी, मुझे अब भी खौफ आता है थाने जाऊं तो, इसलिए कि जनाब आप बगैर, अभी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बगैर रेफरेंस के ना तो आपकी एफआईआर कटती है, ना आपको वहाँ कोई अटेंड करेगा। वो इसलिए अटेंड नहीं करेगा, तो आप उसको भी देखें कि 12 घंटे से एक शख्स बैठा हुआ है और उसने पता नहीं 100 आदमी डील किए, 50 डील किए, तो वो कैसे आपको उस जिसकी तवक्को आप रखते हैं उस तरीके से डील करेगा। तो लिहाजा जी वहाँ ठीक हो सिलसिला गया, वही है। ठीक हो गया आसिफ। अच्छा जैन साहब, आपने ट्रेनिंग की बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग किसी भी महकमे में जो ट्रेनिंग है वो एक बुनियाद होती है, जैसे कि बिल्डिंग की एक बुनियाद होती है। तो क्या जो ट्रेनिंग हो रही है अभी से हाला में, चोंग कॉलेज में, आप मुतमिन हैं कि ये वो ट्रेनिंग है जो आके जो जितने हमारे, अब तो पढ़े लिखे पुलिस अफसरान बड़े आ गए हैं जी, मास्टर्स हैं मोस्टली, और वो क्या थानों पे आके उससे मुस्तफीद हो रहे हैं? देखिए, इस हवाले से चूंकि मेरे पास तो ऐसा कोई पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि मैं कोई इसके ऊपर कोई ऐसी बात कर सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बेहतर जो
जो भी कोई कंसर्न ऑफिशियल है वही बता सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एक व्यू जरूर अपना दे सकता हूँ कि क्या हमें करना चाहिए जिसको हम मजीद आगे चल के देख सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं समझता हूँ कि सिर्फ ट्रेनिंग्स की हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें लॉ को भी साथ वक्त के साथ साथ जो है वो अमेंड करना चाहिए। हमें जो जदीद जो आलात हैं वो फराम करने चाहिए, हमें जदीद टेक्निक्स जो हैं, जैसे मैंने फोरेंसिक साइंसेस की बात की। देखिए फोरेंसिक साइंसेस के ऊपर मैं क्यों ज्यादा बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं तो वहां पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है वो कम हो जाता है। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाता है तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कॉज होने का खतरा कम हो जाता है। तो जहाँ पे भी हम बात करेंगे साइंसेस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आज का वो दौर नहीं रहा कि आप कोई शख्स ये कहे कि जी मैं मौके वारदात पे मौजूद नहीं था, और ये चेक करना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। अब सीसीटीवी कैमरा की मदद से चेक किया जा सकता है, अब सीडीआर के थ्रू चेक किया जा सकता है, अब लोकेशंस के थ्रू चेक किया जा सकता है। सिर्फ एक मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का ये अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक आप किसी भी केस के अंदर जो है उसको उसकी ट्रेसिंग आउट ऑफ द रियल क्रिमिनल्स की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, हर एक गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर एक गुजरते दिन के साथ आपके पास लेटेस्ट जो किस्म का क्राइम आपके सामने आ रहा है। तो उस क्राइम तक पहुंचने के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं किसी भी क्राइम सीन के ऊपर जाने की, उस क्राइम सीन के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने की, वो आपके पास आनी चाहिए, वो आपको उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग विद इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बीइंग्स भी एक अलग मैं समझता हूँ चैप्टर है, जहाँ पे आप ये भी बताएं कि जो एक आम आदमी है अगर वो थाने में जाता है तो उसको बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है वो ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि अगर वो जाएगा तो उसको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसको ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए। इसके लिए बेशक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन चलाई जाए, जिनमें एक आम शहरी को जो है ये बताया जाए कि वो एक अगर अपनी दरखास्त लेके जाता है तो उसको अच्छे तरीके से इंटरटेन किया जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो अब नीड ऑफ दी और है। अच्छा जैन साहब, अभी जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आसिफ रजाक साहब भी कह रहे थे कि जी वो एसएसपी रिटायर्ड है, लेकिन वो उन्हें भी थाने में जाते हुए डर लगता है। तो ये डर क्यों, कैसे खत्म कर सकते हैं हम? रवैये क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? क्या खामी है? ट्रेनिंग से तो सर अगर आप ये बात कर लें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें हमने सारा कुछ कर लिया, हमने फिंगरप्रिंट्स हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, हमने कर ली लोकेशंस जो बाकी चीजें, लेकिन उससे रिव्यू में तब्दीली तो नहीं आ रही। आपका वो जो तफ्तीशी है वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता सर, रवैये तो थाने पे वही है। देखिए मैंने जो पहले बात की थी कि अकाउंटेबिलिटी का जब सिस्टम आएगा, जब फेयर अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो फिर ये जो खौफ है ये कम हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। जहाँ पे हर शख्स को ये पता होगा कि वो अकाउंटेबल है अपने बिहेवियर का, जहाँ पे हर शख्स को ये पता होगा वो अकाउंटेबल है अपने किए का, तो वहां पे ये चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। यहाँ पे हमें जरूरत इस बात की है, देखें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि सिस्टम में अच्छी तब्दीली ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के अंदर तब्दीली की जरूरत पड़ती है वक्त के गुजरने के साथ साथ। और अकाउंटेबिलिटी ही एक वाहिद रास्ता है कि जिसके साथ साथ आप मौजूदा चीजों को बेहतर बना सकते हैं और फ्यूचर में की जाने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। अदर देन अ गुड अकाउंटेबल सिस्टम आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। अच्छा जैन साहब, मैंने पुलिस में कुछ 37 साल कुछ माह गुजारे, और अभी मैं क्योंकि सर्विस मैटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा सजाएं महकमा पुलिस में दी जाती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा डिसमिसल्स, सर्विस फॉरफीचर, रिडक्शन इन पे, रिडक्शन इन रैंक्स, ये सारी सजाएं इनको इन्हीं खामियों पे हो रही होती हैं। यानी इतनी सजाएं दे के भी फिर हम ठीक तो नहीं कर पा रहे सर। देखिए सर, मेरा इसमें ना एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अगर अब हमने एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी को भी देखना है जी। एक जो पुलिस ऑफिसर है वो पूरा दिन वो लोग अपना काम करते हैं, तफ्तीश भी करते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, सफर बाज़ औक़ात उनको करने पड़ जाते हैं, शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। फिर आप ये देखें कि उनकी सैलरीज हमें बढ़ाने की जरूरत है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमें उनके हेल्थ के हवाले से जो है मैं समझता हूँ नई पॉलिसीज लाने की जरूरत है। उनका जो मैं समझता हूँ कि मंथली चेकअप होना बड़ा जरूरी है। ये इतनी मेंटल एंजाइटी वाली जॉब है, इतनी मुश्किल जॉब है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि
एक एक जो आम तफ्तीशी है उसके पास कितने ज्यादा केसेस की लिस्ट होती है। जी बिल्कुल सही। देखिए ये इतनी इतनी मुश्किल जॉब है, हम इस जॉब को आसान भी नहीं कह सकते। फिर उसके बाद ये जो जैसे आपने मेजर प्लेंटीज की माइनर प्लेंटीज की बात की, फिर ये इसके साथ साथ ये भी एक मेंटल प्रेशर है, फिर केसेस का प्रेशर है, फिर मैं समझता हूँ कि उनको साथ साथ जो है वो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, केसेस के साथ साथ उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, फिर बाज़ औक़ात उनको तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दूसरे जो है वो शहरों में मुलजिमों को पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक मुश्किल नौकरी है, इसके अंदर फौरी तौर पे इमीडिएटली हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत बिल्कुल है। सर, इसमें इनके रिफॉर्म्स ऊपर होने बर्डन कम चाहिए। करने की बिल्कुल जरूरत है। आप सही फरमा रहे हैं कि जो प्रेशर है उनके काम का वो कम हो, इनके आर्स मुकर्रर होने चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, फिर जाके कहीं थाना कल्चर की तरफ तब्दीली को हम देख सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उससे पहले ज़ैन कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। अच्छा नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जी थाना कल्चर चेंज क्यों नहीं होता। तो जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर इन पुलिस वालों को आप कुछ मराद दे दें, उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बेहतर कर दें, और इनके जो अखराजात हैं ख़ास तौर पे तफ्तीश के वो कुछ ठीक हो जाएं, इनकी ट्रेनिंग बेहतर हो जाए, तो ये थाना कल्चर ठीक हो सकता है। तो आसिफ रज़ाक साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। तो आसिफ, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें ज़ैन कुरैशी साहब ने बताई, कमी नफरी है, फिर उसके बाद वो बता रहे थे जी कि ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं, और उसमें एक इंसान जो होता है वो कितनी देर काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, क्या आप समझते हैं ये सही है सब कुछ? बिल्कुल जी साहब, जिस तरह जैन साहब ने फरमाया, असल में आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और तो 8 घंटे का एक सिलसिला है, तो उसमें अगर आप उसको तकसीम कर दें बाकी चीज़ों को तो आपकी मैनेज हो जाती है। अब 12-12 घंटे की जो पुलिस की सर्विस होती है, ये एएसआई से लेके आप डीएसपी तक समझ लें, एसपी साहबान को फिर भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये 12 घंटे की ड्यूटी का मकसद है 14 घंटे, क्योंकि अगर आप उसी से एक ही शहर में रह रहे हैं तो 1 घंटा आपका आने का लग जाता है, 1 घंटा जाने का। अगर कुछ लोग वहीं स्टेशन हैं, जिस तरह बैरिक्स वगैरह में होते हैं, सिपाही हैं या हेड कांस्टेबल हैं, तो उनके रहने का निज़ाम आप देख लें, फिर उनकी अपनी परेशानियां देख लें। ये एक सिलसिला तो एक बहुत ज़्यादा पूरे सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जैन साहब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया जनाब, बिल्कुल सही है, सब कुछ हो सकता है। देखें, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे सिपाही हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छी तालीम याफ्ता लोग मिल जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग भी एक मुनासिब अप टू द मार्क नहीं है, और उसको किस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए वो नहीं है, जो वक्त के मुताबिक वो ट्रेनिंग नहीं है। आप भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, अब भी देखते हैं और मुसलसल देख भी रहे हैं, लोगों से इन टच हैं कि वहाँ जो रहने का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, वो आप देख लें तो नहायत नामुनासिब है। अक्सर किसी किसी जगह कुछ बेहतर हो जाता है अगर प्रिंसिपल सही आ जाए तो। इसी तरीके से जो लोग ड्यूटीज़ पे आते हैं, अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो एक पंजाब के शहर के हवाले से, तो आज उनका बल्कि मैसेज भी सोशल मीडिया पर चल रहा था सिपाहियों का शुक्रिया का, आपके लिए भी और बहुत से लोगों जी के वो लिए, हमने जो उसको उन्होंने किया किया था हुआ। कि जी खाना जो है वो जो क्रिकेट जी ड्यूटी जी, है उस पर वो करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन खाना मुनासिब नहीं दिया जाता, और बड़ी वायरल हुई बिल्कुल थी ऐसा ही। वीडियो वो जी, और उस पर हमने लिखा भी था असल जी। में जी बिल्कुल सही देखें, फरमाया। आप और हम 40 साल हम अपने ज़िंदगी के गुजार चुके हैं इस फील्ड में, और हम ये चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल आप छोड़ दें, क्या आपका किसी के साथ रवैया कैसा था या मेरा कैसा था, जी। जनरल बात हो रही है पुलिस कल्चर की, तो वो बड़ा पैथेटिक सब है कल्चर। अगर आप जाएं तो आपको थाने में, अब बेसिक तो ये ना कि दोनों तरफ देखना पड़ता है कि हमें तो क्या, एक आदमी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, लेकिन जो पब्लिक के लोग आते हैं, असल में जो आता है वो पुलिस के पास बहुत कम आदमी खुशी में आता है। ज्यादातर लोग जो हैं 99% लोग तकलीफ में आते हैं, जी बिल्कुल या सही। तो उनके साथ जो डकैती हो गई, झगड़ा हो गया, वो फरियाद लेके आते हैं। उनको जो ड्यूटी ऑफिसर बैठा है उससे पहले आपका जो संतरी है या गेट का जो सिपाही है,
वही उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि वो, अगर उस वो जानता है उसको, या उसके में बात लाई आती है कि ये कोई रेफरेंस है, फिर तो ठीक है, उसका रवैया तब्दील होगा। अदरवाइज तो वो कोशिश करता है 100-200 रुपये उससे वहीं पे ले ले, अच्छा आसिफ जो साहब, अंदर इस जाने। सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। इस सिलसिले में गवर्नमेंट्स ने बड़े काम किए। यहाँ पंजाब में तो मॉडर्न थाने बने, फिर वो मॉडल थाने बनाए गए कि जी यहाँ बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई, लेकिन रवैया चेंज ना हुआ। बिल्डिंग्स बनाने के साथ एक ड्यूटी अफसर बिठाने के साथ एक पढ़ा लिखा ड्यूटी अफसर बिठाया गया, कहीं खवातीन भी बिठाई गई जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन रवैया फिर भी चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में भी ये मॉडल पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पे तो एक अच्छा काम ये किया है कि अब उसमें जो एसएचओज हैं उनको डीडीओ पावर्स दिए हैं। लेकिन वो डीडीओ पावर जो है सिर्फ कागज की हद तक दी है, क्योंकि उनको काम ही नहीं आता। अब जो जिस आदमी को देखें, ये अकाउंट्स का पूरा एक अलग दुनिया है। उसमें जो अकाउंटेंट होते हैं वो डीडीओ पावर तो एसएचओ के पास है, लेकिन उससे साइन करा लिए जाते हैं। तो वो एक बड़ा मुश्किल गंभीर सा मसला है कि उसमें अगर आप अकाउंट्स की तरफ जाएंगे तो आप जो ऑपरेशन के काम है वो नहीं कर सकेंगे। अब चूंकि एसएचओ का काम ज्यादातर सिंध में तो ऑपरेशनल ही है, जी जी। और तो पंजाब का मेरे इल्म में नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए मैनेज करना। तो सिंध में और सिफारिश कल्चर तो आप देखें, आपने पिछली दफा वो जो आपका सेशन था भी उसमें चलते हुए कहा था कि सिंध पुलिस पूरे पाकिस्तान में सिफारिश का कल्चर है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। और इसमें मकसद अभी तक हम कह सकते हैं कि बेहतरी लाई जा सकती है उसमें। अब आप देख लें, पिछले दिनों में देख रहा था, बल्कि कल भी और आज भी मैंने एक देखी वीडियो आईजी साहब पंजाब की, बड़ी खूबसूरत वीडियो के अपने गाजी को वो बड़ा शाबाश दे रहे हैं। इसी तरह सिंध में है। सिंध में अच्छा, सिंध का कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि यहाँ जो है सीनियर अफसर, उनका बेहतर होता है रवैया, जो मकसद बहुत ज़्यादा सख्ती वाला नहीं होता बनिस्बत बहुत से दूसरे सूबों के हवाले से। तो यहाँ वो फ्रेंडली सा एक माहौल भी रखते हैं, लेकिन एक हद तक डिसिप्लिन के अंदर अच्छा रहते हुए। आसिफ साहब, आप इस पे चलें। बात हो गई, बात ये है कि एक जरूरतमंद थाने पे जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई खुशी से तो थाने नहीं आता ना। एक हॉस्पिटल बंदा जब जाता है वो बीमारी की सूरत में जाता है, और जब थाने पे जा रहा होता है तो वो उसके साथ ये डकैती होगी या किसी ने मारा होगा उसे। अब जब वो वहां जाता है उसका पहला मकसद होता है कि मेरी एफआईआर लॉन्च की जाए। वो एफआईआर लॉन्च नहीं होती। अब आईजी साहब फरमा रहे थे, जो मौजूदा हमारे आईजी हैं उस्मान अनवर साहब, इन्होंने 11,000 एफआईआरें लॉन्च कराई हैं यार। 11,000 एफआईआरें जो नहीं दी गई थी। तो ये अब इन्होंने 1787 को मुहर्रिक किया, खुद बैठते हैं, और अगर पर्चा दर्ज नहीं होता तो डीएसपी सस्पेंड किए इन्होंने, एसएचओ सस्पेंड किए, तो उसके साथ ही एफआईआरें दर्ज होना शुरू हो गई। तो क्या फिर ये वो बात तो खत्म होगी ना कि जी ट्रेनिंग की कमी है या फलां की कमी है या थकन बड़ी है। तो जब किसी आईजी ने उठा लिया डंडा तो फिर एफआईआरें दर्ज होना शुरू हो गई। तो इसको क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं हो रही थी? देखें, इसमें वही आ जाता है कि जब वो पोस्टिंग जो है ना, अब एसएचओ को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर या हेड मोरल को या डीएसपी को इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि जब ये स्टैटिक्स का मामला आता है, जब ये ऊपर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है कारकर्दगी डीपीओ की, डीआईजी की, आरपीओ की, और फिर उसके बाद आईजी साहब की। अब कराची में 92 में जो थे हमारे डीआईजी कराची थे असद जहांगीर साहब, बाद में आईजी सिंध भी रहे, उन्होंने, और जावेद इकबाल साहब जो आईजी पंजाब भी रहे जी बाद जी में, बिल्कुल। वो हमारे एसएसपी थे, उन्होंने एक क्राइटेरिया इन राइटिंग दे दिया कि जनाब एफआईआर, जब वो एक मीटिंग हुई पहले एसएचओ की, उसमें बहुत से लोगों ने, और फिर मैंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हम वर्किंग करते हैं क्राइम में, हम मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। उस वक्त जो है वर्किंग एसएचओ करता था। हम्म। तो वो उन्होंने कहा जी इसका हल कैसे होगा। हमने कहा जी आप हमसे शोकाज देना, हमें सजा देना छोड़ दें, हम बिल्कुल इम्पार्शल होकर काम करेंगे और आपको जो है फर्क मालूम चलेगा। वो एफआईआरों की शिकायत खत्म हुई, लेकिन उसमें उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने जिस एसएचओ की थाने की हदूद में कोई वारदात होती थी, अगर 4-5 हुई हैं, तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता कि उसका 35% मिनिमम वो उन केसों का जो है
डिटेक्ट करेगा। डिटेक्शन होनी तफ्तीश चाहिए। एसएचओ के, यानी अगर ठीक उसके है, तो इलाके वो में 5 एफआईआर हुए हैं तो उसमें 35% डिटेक्ट हो जानी चाहिए, तो वो माना जाएगा वो काम कर डिटेक्ट रहा है। होनी चाहिए। यानी आपने वह बर्किंग काम नहीं कर, करनी, आपने जुर्म रोकना नहीं है, अगर हो गया बिल्कुल एफआईआर ऐसा। आपने देनी है। अच्छा, अभी सिंध पुलिस में भी ऐसा ही हुआ है। जो मौजूदा आईजी साहब हैं, जब ये एडिशनल आईजी कराची थे, इन्होंने फ्री एफआईआर कर दी और बिलाशुबा बहुत एफआईआर हुई, लेकिन उसमें मीडिया की तरफ से और फिर सियासी जो हमारे लीडरान हैं उनकी तरफ से मकसद थोड़ी सी तशवीश हुई कि जनाब ये इतना क्राइम बढ़ गया। वो असल बात ये थी कि जनाब वो क्राइम इसलिए बढ़ा कि एफआईआर फ्री हो गई थी, और होनी भी चाहिए। असल में आप देखें ना कि जो भी शख्स आता है उसका, देखें कानून में तमाम चीजें मौजूद है। अगर मैं आता हूँ आपके पास कि जनाब मैंने ये, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये इसकी एफआईआर काट दें, जो बैठा होता है रोजनामचे पे, जो भी ड्यूटी ऑफिसर, उसका काम उससे तफ्तीश करना शुरू नहीं हो जाता। उसका काम है, अगर वो मुकम्मल मालूमात रखता है तो एसएचओ को बताए जनाब जी झूठी एफआईआर कराना चाहते हैं, अदरवाइज वो मनोवन वही अल्फाज के साथ वो एफआईआर दे दे, और अगर वो उस पर तफ्तीशी अफसर जो है तफ्तीश करे, अगर गलत लिखा है तो उसके खिलाफ 182 का मुकदमा करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अब जो है, पहले जो वर्किंग एसएचओ करते थे, अब जो जनरली यही देखा गया है कि डीपीओ की मर्जी के बगैर कोई जी बिल्कुल, एफआईआर ये नहीं सही है। करती। इसी पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा था कि डीपीओ की मर्जी के बगैर अब जिले में पता नहीं हिलता। अब पर्चा जो होता है खास तौर पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो नहीं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें डकैती है, राजनी है, 382 है, वो अब डीपीओ की इजाजत के बगैर पर्चा नहीं हो सकता। तो शायद उसकी एक वजह ये भी है। तो अच्छा, इसमें आसिफ साहब ये फरमाएं कि ये जो तफ्तीशी अखराजात हैं, क्या वो उनका ना मिलना भी वजूहात हो सकती हैं कि डिप्रेशन है, पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएं? तो ये भी हो सकता है कुछ मुख्तसरन इस पे ज़रा फरमाइए। जनाब बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है। अब असल में देखें, जो महंगाई या जो हालात हैं उसके हवाले से आप देख लें कि एक तफ्तीशी अफसर, अगर वो मकसद अगर वो तफ्तीश के लिए उस पर एफआईआर मिलती है, उसने मायना मौका पे जाना है, बिल्कुल वो सही। कैसे जाएगा? ठीक है, अगर वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाएगा, वापस आएगा, वहां से एविडेंस कलेक्ट करना, फॉरेंसिक के हवाले से जैन साहब ने कहा जनाब फॉरेंसिक का तफ्तीशी बैग होता है हमारे पास, लेकिन बहुत पहले भी उसमें जब सामान नहीं होता था, और अब भी हाल ऐसा ही है कि उसमें सामान हो ही नहीं सकता, अभी इसलिए नहीं कि होता है। केमिकल्स जी भी बिल्कुल महंगे हैं। आसिफ, और आपने सही फरमाया, क्योंकि वक्त की कमी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम तफ्तीश पे बात करेंगे और चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रजाक, थैंक यू सो मच जी। अच्छा नाजरीन, आज हमने बात की थाना कल्चर पे कि जी थाना कल्चर क्यों चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो थी थाना कल्चर चेंज ना होने की, वो ये है कि पुलिस वालों के रवैये ठीक नहीं होते। जब भी कोई आम आदमी थाने पे जाता है तो वो डरते हुए जाता है, जब तक उसके साथ कोई वडेरा, कोई थाने का टाउट, कोई एसएचओ का दोस्त या किसी बड़े अफसर की सिफारिश ना हो, उस वक्त तक वो थाने पे जाके बात नहीं कर सकता। एसएचओ से मिलना तो बहुत दूर की बात है, मोहर से बात नहीं होती। तो ये एक वजह थी जिसमें हमने थोड़ा सा फिर तफ्तीश को भी देखा, हमने उनमें कमी नफरी को भी देखा, हमने उसमें ये भी देखा कि मुलाजमीन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। कि एक आम कांस्टेबल या पुलिस मुलाजिम है, वो 12 से 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो क्या उसकी वजह ये तो नहीं होती उनका वो चिड़चिड़ापन और वहाँ बैठ के जो कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बहुत सी बातों पे डिस्कस करेंगे जो थाना कल्चर से रिलेटेड होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।